सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 15 नवंबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया का सीईओ किसे नियुक्त किया गया है? तो आंसर होगा अमनदीप जोहल को। तो प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया ने अभी अमनदीप जोहल को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। वे जनवरी 2025 से अपना कार्यभार संभालेंगे और उत्तम सिंह मुंडी का स्थान लेंगे। और इसी से मैं आपको एक पॉइंट याद दिला दूं, इसी साल हमने पढ़ा था कि अभी प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया इसके नए अध्यक्ष बन गए हैं। कौन? कपिल देव बन गए हैं। तो ये कपिल देव हम पहले पढ़ चुके हैं अध्यक्ष का नाम, अभी नए सीईओ बन रहे हैं, उनका नाम अमनदीप जोहल है। और गोल्फ से आपको याद आएगा टाइगर वुड्स का नाम अमेरिकी गोल्फर है, अभी इसी साल इनको बॉब जॉन्स पुरस्कार मिला था। ये यूनाइटेड स्टेट्स गोल्फ एसोसिएशन के द्वारा दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है। ऑप्शन में ही अगर आप देखोगे तो अरविंदर सिंह साहनी इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बने, हर्षवर्धन अग्रवाल फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं। बाकी ये कुछ नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये खिलाड़ी सारे इंपॉर्टेंट नाम है। ये आपको ये ध्यान रखना है इनका संबंध किससे है? गोल्फ से है। कई बार एग्जाम में इस तरह के प्रश्न आ जाते हैं, खिलाड़ी का नाम देके पूछते हैं इनका संबंध किस खेल से है। जैसे कि दीक्षा डागर हो गया, अदिति अशोक, जीव मिल्खा सिंह, अर्नब लाहिड़ी, ज्योति रंधावा, शर्मिला निकोलेट, इन सब का संबंध गोल्फ से है। तो ध्यान रखना ये। अगला प्रश्न देखते हैं। तो फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 15 नवंबर को। तो हर साल 15 नवंबर को बिरसा मुंडा जी की जयंती को हम जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। उद्देश्य है आदिवासियों की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करना और राष्ट्र गौरव के भारतीय मूल्यों को बढ़ावा देना। वैसे आप जानते हो 15 नवंबर को झारखंड का स्थापना दिवस भी होता है। और बिरसा मुंडा की बात करें तो इनको देश भर के आदिवासी समुदायों के द्वारा भगवान के रूप में पूजा जाता है। इसके अलावा याद रखना, अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी जी की जयंती पर झारखंड के हजारीबाग से धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना शुरू की थी। और उसके कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान को मंजूरी दे दी है। और इसमें कितना रुपया खर्च होने वाला है? 79,156 करोड़ रुपीस। इसके अलावा कैबिनेट ने प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान, जिसे शॉर्ट में प्रधानमंत्री जनमन कहते हैं, तो ये जो प्रधानमंत्री जनमन योजना है अभी इसको भी कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसमें 12,104 करोड़ रुपए खर्च होंगे। और हमने पढ़ा भी था कि अभी 15 जनवरी 2023 में ही झारखंड के खूंटी से इसे लॉन्च किया गया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वैसे डे वाला प्रश्न है, तो अभी तक कौन कौन से दिवस हम मना चुके हैं? देखो, 1 नवंबर को वर्ल्ड वीगन डे, 3 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बायोस्फीयर रिजर्व दिवस, 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस, 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी डे, 10 नवंबर को विश्व सार्वजनिक परिवहन दिवस और 10 नवंबर को विश्व टीकाकरण दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे और 12 नवंबर को वर्ल्ड निमोनिया डे और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टिंग डे के रूप में मनाया। बाकी 14 नवंबर को विश्व मधुमेह दिवस वर्ल्ड डायबिटीज डे के रूप में और 15 नवंबर को ये जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मना रहे हैं। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डोमिनिका जो गणराज्य देश है, डोमिनिकन रिपब्लिक जिसे आप अंग्रेजी में कहते हो, अभी इस देश का सर्वोच्च सम्मान मिलने की घोषणा हुई है। पूछ रहे डोमिनिका जो ये देश है इसकी राजधानी क्या है? तो आंसर होगा रोसेऊ। तो डोमिनिका रिपब्लिक ये उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में कैरेबियन क्षेत्र में एक देश है और इसने अभी अपने सर्वोच्च सम्मान से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित करने की घोषणा की है। और अगर इस सम्मान का नाम क्या है अगर पूछें तो डोमिनिका अवार्ड ऑफ ऑनर। आपको याद होगा इसी साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब रशिया गए थे तो वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था। और ये प्रश्न एग्जाम में आ चुका है, अभी किसी एग्जाम में पूछा था कि जब मोदी जी रशिया गए थे वहां का सर्वोच्च सम्मान उनको मिला था, उसका नाम क्या है? उस सम्मान का नाम पूछ लिया तो उसका नाम है द ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द एपोस्टल। उसके अलावा आपको याद होगा पिछले साल पापुआ न्यू गिनी ने
अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, जिसको कहते हैं ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लोगोहू। पिछले साल ही फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान मिला था ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर, और ग्रीस का भी सर्वोच्च सम्मान मिला था भारत को, जिसको कहते हैं द ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ ऑनर। बाकी डोमिनिकन रिपब्लिक, इसकी कैपिटल क्या होती है? रोसेऊ, करेंसी है ईस्ट कैरेबियन डॉलर। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी भारत जो है ये किस देश से पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदेगा? तो इसका सही उत्तर होगा रशिया से। तो अभी भारत ने पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम खरीदने के लिए अभी रशिया के साथ समझौता किया है, और इसमें भारत की तरफ से ये जो समझौता है ये किया है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड ने। तो इस समझौते के तहत रशिया जो है ये भारत को पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करेगा, और फिर दोनों मिलकर के इसे डेवलप करेंगे। इसमें ऑटोमेटिकली जमीन से हवा में मार करने वाली एंटी मिसाइल और एंटी क्राफ्ट सिस्टम है, जैसे ये प्लेन, हेलीकॉप्टर, एयरक्राफ्ट, ड्रोन सहित सटीक मार करने वाले हथियारों और क्रूज मिसाइलों को भी नष्ट कर सकता है। इसके रेंज की बात करें तो 36 किलोमीटर दूरी, और ऊंचाई में अगर बात करोगे तो 15 किलोमीटर ऊंचाई तक के टारगेट को पहचानने और नष्ट करने में ये सक्षम है। तो ये है पांचसर एयर डिफेंस सिस्टम जो हम रशिया से खरीद रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पे कुछ इसी तरह के प्रश्न मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। ये सारे प्रश्न हमने करंट अफेयर्स में पढ़े थे, ध्यान से सुनना। एक तो ये याद होगा, भारत का जो भी रक्षा बजट आया था, कितना रखा है रक्षा बजट? 6.22 लाख करोड़ रुपीस। टोटल बजट का ये 13% है। उसके अलावा सिग 716 असोल्ट राइफल, इसका निर्माण किया भारत ने, अमेरिका से खरीद रहा है भारत। और AK-203 राइफल्स ये रशिया से हमने खरीदा है, इसका निर्माण उत्तर प्रदेश के अमेठी में हुआ है। अग्रिम क्या है? स्वदेशी असोल्ट एयर राइफल है, DRDO ने निर्माण किया। ब्रह्मोस मिसाइल भारत ने फिलीपींस को जो बेच दिया है अपना ब्रह्मोस मिसाइल, ये याद रखना किस देश को बेचा है हमने? फिलीपींस को। और वशोरात क्या है? कम दूरी का एयर डिफेंस सिस्टम है। समर क्या है? समर 2, ये लंबी दूरी का हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है। सिग 716 ऊपर ही हमने देख लिया। और उग्रम क्या है? ये स्वदेशी असोल्ट राइफल है, जिसका निर्माण DRDO ने किया है, और इसकी रेंज होती है 500 मीटर। उसके अलावा आपको याद होगा कि अभी इंडिया डिफेंस एविएशन एक्सपो का आयोजन हुआ था जोधपुर में, जो अभी तरंग शक्ति अभ्यास हुआ था, तरंग अभ्यास, वहीं पे इसका आयोजन हुआ था। हाई अल्टीट्यूड एंटी सबमरीन वॉरफेयर सोनोबॉय का निर्माण किया अमेरिका ने, ये हम अमेरिका से ही खरीद रहे हैं। और सेना प्रमुख ने मल्टी टारगेट एक्सप्लोजिव डिवाइस, जिसका नाम क्या है? क्योंकि अभी अग्निअस्त्र लॉन्च किया था। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी आग उगलने वाला हथियार जिसका नाम है ड्रैगन ड्रोन, इसको किसने तैयार किया? तो आंसर होगा यूक्रेन ने। और C-295 क्या है? ये एक परिवहन विमान है जो हम स्पेन से खरीद रहे हैं। तो ये भी सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक बार मैंने आपको रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देख। फिर पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अमेजन ने कहां पर अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च किया है? तो आंसर होगा बंगलुरु में। तो अभी अमेजन ने बंगलुरु में अपना पहला अमेजन फ्यूचर इंजीनियर मेकर स्पेस लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका उद्देश्य क्या होगा? 2025 तक 4000 से ज्यादा छात्रों को तकनीकी रूप से स्किल्ड किया जाएगा, और ये प्रोग्राम बिल्कुल फ्री होगा। तो इसमें 5वीं से लेकर 12वीं तक के छात्रों को ट्रेनिंग दी जाएगी। इसमें छात्रों को इनोवेटिव टेक्नोलॉजी स्किल्स सिखाई जाएगी। अच्छा, इसी तरह से बंगलुरु अभी किन्हीं कारण से न्यूज में था, मैं आपको बताऊं तो एक तो याद रखना, भारत का पहला 3D प्रिंटेड पोस्ट ऑफिस ये बंगलुरु में खुला। ये प्रश्न एग्जाम में आया था। बंगलुरु अभी वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाला पहला भारतीय शहर बना था। देश का पहला AI और रोबोटिक टेक्नोलॉजी पार्क, जिसे आर्ट पार्क कहते हैं, बंगलुरु में लॉन्च हुआ। भारत का पहला डिजिटल वाटर बैंक एक्वेरियम ये बंगलुरु में लॉन्च हुआ। देश का पहला अंडरग्राउंड पावर ट्रांसफार्मर कहाँ पे स्थापित किया गया? बंगलुरु में। बंगलुरु में भारत का पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित ड्रोन, जिसका नाम है FWD-200B, इसका अभी उद्घाटन किया गया, लॉन्च किया गया। और दक्षिण भारत का पहला अंडरग्राउंड वातानुकूलित बाजार, ये भी यहीं पे खोला गया बंगलुरु में। और साउथ एशिया का सबसे ऊंचा स्काई डेक, ये भी
बंगलुरु में ही बनेगा। 250 मीटर इसकी ऊंचाई होगी। और अभी हमने पढ़ा था कि बिम्स्टेक ऊर्जा केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, तो आंसर होगा बंगलुरु में ही। तो याद रखना ये सारे पॉइंट्स। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत कहाँ से की गई या कहाँ पे की गई, तो आंसर होगा लखनऊ में। तो अभी वहां के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, अभी उन्होंने ही लखनऊ में उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस को शुरू किया है। इस बस में एक साथ 65 यात्री बैठ कर यात्रा कर सकते हैं। और इसमें कहा गया कि इसमें यात्रियों को डिजिटल अगर भुगतान करते हैं यात्री तो 10% का डिस्काउंट भी उनको दिया जाएगा। तो ये उत्तर प्रदेश की पहली डबल डेकर इलेक्ट्रिक बस है जो कहाँ शुरू हुई, लखनऊ में। अच्छा, इसी तरह से कुछ और प्रश्न मैं आपको रिवाइज करवाऊं तो भारत का पहला स्वदेशी ई ट्रैक्टर लॉन्च हुआ था, उसका नाम है CSIR प्राइम ET11। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को फ्री करने वाला पहला देश बना था लग्जमबर्ग। जो हमारे सड़क व परिवहन राजमार्ग मंत्री हैं नितिन गडकरी, इन्होंने पहली मिथेनॉल संचालित बसों को अभी लॉन्च किया था बंगलुरु में ही। देश की पहली इलेक्ट्रिक डबल डेकर बस ये कहाँ पे लॉन्च हुई थी, मुंबई में। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ई बस सेवा पहल के तहत कितनी नई बसों को शुरू करने की मंजूरी दी, 10,000। अफ्रीका में उत्पादन शुरू करने वाली पहली भारतीय EV कंपनी बनी है वन इलेक्ट्रिक। और अमेरिका के द्वारा प्रमाणित विश्व की पहली इलेक्ट्रिक फ्लाइंग कार, इसका नाम है अल्फा मोड ए। कौन सी भारतीय कंपनी यूके में इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी फैक्ट्री लगाएगी, तो टाटा। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक नाव का नाम है सौर्यांशु। फेम योजना ये शुरू हुई थी 2015 में। और आपको याद होगा प्रधानमंत्री ई ड्राइव योजना इलेक्ट्रॉनिक्स व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए इसको लॉन्च किया था हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ने। और अभी भारी उद्योग मंत्रालय ने ही इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी प्रमोशन स्कीम 2024 को भी शुरू किया था। भारत से इलेक्ट्रिक व्हीकल एक्सपोर्ट करने वाली पहली MNC कंपनी है सिट्रियन, जिसने कुछ समय पहले महेंद्र सिंह धोनी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। वर्ल्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल डे कब होता है, 9 सितंबर को होता है। और रॉयल एनफील्ड ने किस नाम से अपना अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल ब्रांड लॉन्च किया, तो फ्लाइंग फ्ली नाम से। तो ये सारे प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं, हाल ही में एलेक्स डीडियर फिल्स-एम ये किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं, तो आंसर हो जाएगा हैती। तो अभी एलेक्स डीडियर फिल्स-एम ये हैती देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। प्रधानमंत्री के रूप में इन्होंने शपथ ले ली है। हैती की बात करें तो ये कैरेबियन सागर में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल होती है पोर्ट ऑफ प्रिंस और करेंसी है गॉर्डे। हैती से आपको मैं याद दिलाऊं, आपको याद हो तो हैती में हिंसा के कारण कई लोगों की जान चली गई थी। और उस समय हमने पढ़ा था कि अपने नागरिकों को वहां से निकालने के लिए एक ऑपरेशन शुरू किया था। आप बता सकते हो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? चलो मैं आपको 1 मिनट का समय दे रहा हूं, चलो आप कोशिश करो उस ऑपरेशन का नाम बताने की। जब तक मैं आपको कुछ देशों में नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने हैं वो रिवाइज करवा देता हूं, उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि उस ऑपरेशन का नाम क्या है। जैसे कि अभी अगर पनामा के राष्ट्रपति नए बने थे, उनका नाम क्या है, जोस राउल मुलिनो। सिंगापुर के प्रधानमंत्री लॉरेंस वोंग, आइसलैंड के प्रधानमंत्री बनर्जी बेनेडिक्टसन, स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी बने, मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की प्रधानमंत्री बनी थी जुडिथ सुमिनवा तुलुका, सेनेगल के राष्ट्रपति बासिरो डियोमाय फे, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, आयरलैंड के नए प्रधानमंत्री साइमन हैरिस, फिलिस्तीन के नए प्रधानमंत्री मोहम्मद मुस्तफा, हंगरी के नए राष्ट्रपति तामस सुल्यूक, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, पाकिस्तान के राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी, इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट प्रबोवो सुबियांतो। और हमने देखा अगले साल जो रिपब्लिक डे है उसमें ये हमारे चीफ गेस्ट भी होंगे। यमन के प्रधानमंत्री अहमद अबद बिन, अल सल्वाडोर के प्रेसिडेंट नयाब बुकेले, कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री ओल्जास बेक्टेनोव, फिनलैंड के प्रेसिडेंट अलेक्जेंडर स्तब। तो यहाँ पे 18 देशों के जो भी नए प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट बने वो मैंने आपको रिवाइज कराए। और अभी प्रश्न मैंने पूछा था हैती देश में जो हिंसा हुई थी उसके कारण
लोग मर रहे थे, तो वहां से भारतीयों को निकालने के लिए हमने एक ऑपरेशन चलाया था, उसका नाम है ऑपरेशन इंद्रावती। ये जरूर ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले प्रश्न में पूछ रहे हैं कि हाल ही में किस देश ने भारत से सतह से हवा में मार करने वाली आकाश मिसाइल प्रणाली खरीदी है? तो आंसर होगा आर्मेनिया। तो स्वदेशी रूप से विकसित यानी कि इंडिजिनसली डेवलप्ड, ये इसको हमने ही तैयार किया है। ये मिसाइल प्रणाली है जिसका नाम आकाश है, और अब इसका पहला बैच भारत से आर्मेनिया भेज दिया गया है। आकाश ये सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सिस्टम है। अभी भारत ने आर्मेनिया को 15 आकाश मिसाइल प्रणालियों की आपूर्ति की है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि आर्मेनिया ने भारत से मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर जिसका नाम पिनाका है, इसको भी खरीदा है। तो ये भी ध्यान रखना बात। आपको याद होगा जो ब्रह्मोस मिसाइल है, जो कि एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है, सबसे पहले भारत से इसे किस देश ने खरीदा है? तो फिलीपींस ने खरीदा है। वैसे भारत सरकार ने 2024-25 में कितने करोड़ रुपए के रक्षा निर्यात का लक्ष्य रखा है? मतलब जो हमारा डिफेंस के जो भी सामान है वो हमें बेचना है, और हमारा लक्ष्य क्या है? 35,000 करोड़ रुपए के रक्षा सामान निर्यात का हमने लक्ष्य रखा है 2024-25 में। बाकी आकाश मिसाइल सिस्टम की बात करेंगे तो ये सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जिसको डीआरडीओ ने बनाया। इसकी रेंज 25 किलोमीटर है। ये जो आर्मेनिया देश है, इसकी भी अगर बात कर लें तो इसकी कैपिटल येरेवन होती है, करेंसी है आर्मेनियन द्राम। ध्यान रखना। ये अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की पहली महिला बटालियन को मंजूरी दे दी है। पूछ रहे सीआईएसएफ का गठन कब किया गया था? तो आंसर होगा 1969 में। तो अभी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सीआईएसएफ की पहली वुमेन बटालियन के फॉर्मेशन को मंजूरी दे दी है। सीआईएसएफ की नई महिला बटालियन में 1025 महिलाएं शामिल होंगी। फिलहाल देश में सीआईएसएफ की 12 बटालियन है, लेकिन इनमें से एक भी महिला बटालियन नहीं है। पर अब ये पहली बटालियन होगी जिसमें केवल महिलाएं होंगी। तो सीआईएसएफ में महिला बटालियन बनाने का उद्देश्य महिलाओं को सशक्त करना, साथ ही महिलाओं को रोजगार प्रदान करना। सीआईएसएफ मतलब सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। ये मुख्य रूप से सार्वजनिक क्षेत्र के औद्योगिक उपक्रमों जैसे कि परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो गया, हवाई अड्डे हो गए, बंदरगाह हो गए, और भी अन्य महत्वपूर्ण सरकारी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान करता है। इस स्थापना हमने का 1969 में होती है। हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और डायरेक्टर जनरल राजविंदर सिंह भट्टी हैं। इसका आदर्श वाक्य मोटो है सुरक्षा और रक्षा, सेफ्टी एंड डिफेंस। तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने किसे अमेरिका का नया रक्षा मंत्री बनाया है? तो आंसर हो जाएगा पीट हेगसेथ। तो अभी हमने पढ़ा भी था, डोनाल्ड ट्रंप ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन से नंबर के? 47वें नंबर के। अभी 20 जनवरी 2025 को ये राष्ट्रपति के रूप में अपनी शपथ ले लेंगे। वे रिपब्लिकन पार्टी से हैं, आपको पता है, जिसका चुनाव चिन्ह हाथी होता है, जिसका रंग लाल होता है। और अभी डोनाल्ड ट्रंप अपने सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं ये, जिसमें से कुछ एक इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ बनाए जा रहे हैं, विदेश मंत्री मार्को रूबियो, अटॉर्नी जनरल मैट गेट्स, भारतीय मूल की हैं ये तुलसी गबार्ड, इनको नेशनल इंटेलिजेंस के डायरेक्टर बनाया। यूनाइटेड नेशन में अमेरिकी राजदूत बनाया जा रहा है एलसी स्टेफनिक को। और इनके अलावा एलन मस्क और विवेक रामास्वामी, इनको डॉज यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, जिसे आप हिंदी में बोलोगे सरकारी दक्षता विभाग, इसका प्रमुख बनाया है, जिसका काम होगा सरकारी विभाग के खर्चों में जो धोखाधड़ी होती है, जो बर्बादी होती है, उसको समाप्त करना। बाकी पूरी लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी, आप आराम से रीड कर सकते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ये कौन से नंबर के राष्ट्रपति बन रहे हैं? 47वें नंबर के। बाकी ये थी आज के आपकी करंट अफेयर्स की क्लास। उम्मीद करूंगा सेशन पसंद आया होगा। अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में। स्टडी ग्रुप में पीडीएफ के बारे में आपको बताना भूल गया, अभी वीडियो के बीच में मैंने आपको नहीं बताया। तो पीडीएफ अपने क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। पीडीएफ और इसकी क्विज ये आपको क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे मिलेगी, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन को आप प्ले स्टोर में जाकर के भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर हम सेशन इन करते हैं।
तो पहला प्रश्न पूछा था, किसने बुकर पुरस्कार 2024 जीता? सामंथा हार्वे ने उनके उपन्यास ऑर्बिटल के लिए। ये ब्रिटिश लेखिका हैं। फिर पूछा, इंडियन ऑयल के नए अध्यक्ष बन गए हैं, अरविंदर सिंह साहनी नाम है। और विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को मनाया। 16वीं सीनियर महिला T20 ट्रॉफी 2024 किस टीम ने जीता? मुंबई। किसने मिस टीन यूनिवर्स 2024 का खिताब जीता? तृष्णा रे। और भारत के विदेश सचिव कौन है जिनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया? विक्रम मिश्री। वर्ष 2024 में भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले का कौन सा संस्करण आयोजित किया जाएगा? 43rd नंबर का। और अभी अक्टूबर 2024 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है नोमान अली, ये पाकिस्तान के हैं। विश्व बिलियर्ड्स चैंपियन 2024 का खिताब किसने जीता? पंकज आडवाणी। और चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2024 का खिताब जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो होमवर्क प्रश्न में पूछा था, MS स्वामीनाथन पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा अनंत दर्शन शंकर। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये रहा आज का आपका होमवर्क प्रश्न।